प्रयासरत हैं। कल गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है कि वे विदेशी नागरिक जो कोविड-19 की वजह से भारत में फंसे हुए हैं और जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है या होने वाला है, उनके आवेदन देने पर वीज़ा की अवधि 3 मई 2020 तक निःशुल्क बढ़ाई जाएगी और उन पर किसी तरह की ओवरस्टे पेनल्टी भी नहीं लगाई जाएगी। अगर विदेशी नागरिकों को ओवरस्टे की वजह से एग्ज़िट परमिट की आवश्यकता है तो वे 3 मई 2020 तक आवेदन दे सकते हैं। ये एग्ज़िट परमिट भी उन्हें निःशुल्क दिया जाएगा और 17/5/2020 तक का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। यह भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए सभी विदेशी नागरिकों के लिए एक सद्भावना का संकेत है। जहाँ तक आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की स्थिति है, वो संतोषजनक है। लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कंट्रोल रूम और हेल्पलाइंस स्थापित कर दिए हैं। सभी राज्यों ने आपदा प्रबंधन के लिए स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी क्रियान्वित किया है। इनकी डिटेल्स भी गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भी संपूर्ण देश में मजदूरों के लिए 20 शिकायत केंद्र स्थापित किए हैं। गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम भी 24/7 अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हमारी नई टोल फ्री हेल्पलाइंस 1930 और 1944 पर भी लोगों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। इसके अलावा आज देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 112 अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस नंबर से कोई भी पीड़ित व्यक्ति पुलिस, अग्निशमन या एम्बुलेंस सेवा के लिए संपर्क कर सकता है। इस सेवा को आप 112 इंडिया मोबाइल ऐप द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपातकालीन सेवा लोकेशन बेस्ड ट्रैकिंग या जीपीएस की मदद से पीड़ित व्यक्ति की लोकेशन को ट्रैक करते हुए अतिशीघ्र सेवा प्रदान कर सकती है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में, आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में लोगों ने इस प्रणाली का काफ़ी उपयोग किया है। गर्भवती महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, दिव्यांगजनों ने 112 का इस्तेमाल करते हुए सहायता पाई है। कोविड संबंधी कॉल्स को भी 112 अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारी आशा ये है कि इन सब सेवाओं के द्वारा लॉकडाउन पीरियड में हम आपकी समस्याओं को सुलझा पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली में स्थित सभी हॉस्पिटल्स के सुप्रिंटेंडेंट के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की, जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल से क्रिटिकल नॉन कोविड पेशेंट्स को इक्वल कंपैशन के साथ अटेंड करने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स को वॉलंटरी ब्लड डोनर्स को बढ़ावा देते हुए ट्रांसफ्यूजन के लिए सफिशिएंट ब्लड स्टॉक बनाए रखना चाहिए। इसी तरीके से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से किए जाने वाले मोबाइल ब्लड कलेक्शन सर्विसेज का भी उपयोग करना चाहिए। अब तक का डिटेल डेटा अगर हम देखें तो देश में 1992 लोग क्योर हो चुके हैं, जिसके द्वारा अगर हम देखें तो हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज इज समथिंग अराउंड 13.85%। कल से टोटल 991 एडिशनल पॉजिटिव केसेस आए हैं, विच टेक्स आर कन्फर्म केसेस टू 14,378 केसेस। लास्ट 24 आवर्स में 43 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, टेकिंग आर टोटल डेथ टोल टू 480 डेथ्स। आज मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए हुए कार्यों के द्वारा हमें अच्छे रिजल्ट्स भी काफ़ी हद तक मिलने लगे हैं, जिसके तहत 23 राज्यों में 47 जिलों में हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है, जिसमें कि इससे पहले मैंने बताया कि माहे इन पुडुचेरी, उसके साथ साथ कोडगु इन कर्नाटका में भी पिछले 28 दिनों से एक पॉजिटिव केस नहीं आया है। ये वह डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर इससे पहले पॉजिटिव केस आए थे। 23 जिलों में, 23 स्टेट्स में 45
अदर डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इससे पहले जिन जिलों के बारे में मैंने आपको बताया था, उन जिलों के अलावा 22 नए डिस्ट्रिक्ट्स 12 स्टेट्स में ऐसे आए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, इन जिलों में है बिहार से लखीसराय, गोपालगंज और भागलपुर, उदयपुर और धौलपुर राजस्थान से, पुलवामा जम्मू कश्मीर में, तोबल इन मणिपुर, चित्रदुर्गा कर्नाटका में, होशियारपुर पंजाब में, रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा में, लोहित अरुणाचल प्रदेश में, भरदक पुरी उड़ीसा में, करीमगंज, गोलाघाट, कामरूप रूरल नालबारी और साउथ सलमारा असम से, जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल से, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। अगर इसी तरीके से जिला स्थाई पर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और लॉकडाउन पर हम काम करते रहें तो हमें लगता है कि हमें इसी तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आते रहेंगे। इससे लिंक्ड ही फैक्ट है कि 3 ऐसे ज़िले जिसमें पहले 14 दिन तक केस नहीं आए थे, वहाँ पर पॉजिटिव केस भी रिपोर्ट हुए हैं। वह है पटना बिहार में, नादिया वेस्ट बंगाल में और पानीपत इन हरियाणा, जहाँ पर कि कुछ पॉजिटिव केस आए हैं। यह पॉइंट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूँ कि यह एक लड़ाई है, यह एक बैटल है जिसमें हमें डे टू डे कंटिन्यूड विजिल पे रहना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। डेथ का जो डिटेल्स आई थी, अगर हम उसको एनालाइज करें तो हमने देखा है कि हमारे देश में मॉर्टेलिटी करीब 3.3% पाई गई है, जिसमें अगर एज वाइज एनालिसिस करें तो पाते हैं कि 0 to 45 ईयर्स एज ग्रुप में 14.4% ऑफ पीपल वहाँ पर डेथ नोट की गई है, 45 to 60% में 10.3%, 60 to 75 में 33.1% और 75 ईयर्स एंड अबव में 42.2%। तो यानी कि हम देखते हैं कि 75.3% केसेस जो हैं वह 60 प्लस उम्र के लोगों में डेथ नोट की गई है। इसी तरीके से कोमॉर्बिड कंडीशंस के बेसिस पे एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि 83% केसेस में कोमॉर्बिडिटीज़ भी पाई गई हैं। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि इससे पता लगता है कि एल्डरली पीपल और पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज़ वह हाई रिस्क केसेस में आते हैं। आज लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो हर आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, क्योंकि उसके घर में अगर कोई बुजुर्ग भी हैं तो उसके द्वारा उनको भी इन्फेक्शन पास होने का खतरा हो सकता है। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि 14,378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेस निज़ामुद्दीन मरकज़ क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं, जिससे 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से इससे रिलेटेड केसेस पाए गए। मुख्यतः तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसी हाई डिजीज बर्डन स्टेट्स में, जो कि टॉप 10 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ केस लोड्स हैं, वहाँ पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड केसेस पाए गए हैं। तमिलनाडु में 84% केसेस, दिल्ली में 63% केसेस, तेलंगाना में 79% केसेस, यूपी में 59% केसेस और आंध्र प्रदेश में 61% केसेस इस इवेंट से लिंक नोट किए गए हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कुछ कम केसेस रिपोर्ट होने वाले राज्यों में भी इस इवेंट से रिलेटेड केसेस ने कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जो एक मामला आया है वह इस इवेंट से रिलेटेड है। असम में 35 केसेस में से 32 केसेस यानी कि 91% केसेस, अंडमान निकोबार में 12 में से 10 केसेस यानी कि 83% केसेस का सेम लिंक पाया गया। इस इवेंट को मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि सरकार की सलाह के अनुसार लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग अगर कोई एक भी व्यक्ति पालन नहीं करता है, उसके पालन ना करने से देश के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमें सबको मिलकर यह इंश्योर करना है, हमें सबको मिलकर यह प्रयत्न करना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करें, डिजीज़ मैनेज करने के लिए लॉकडाउन से संबंधित डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें। इसके साथ ही टेस्टिंग मेथोडोलॉजी के केयरफुल रिव्यू करने के बाद ICMR ने नेशनल टेस्ट टास्क फोर्स की एडवाइस के तहत एक नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसको मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। इसके द्वारा उन्होंने बताया है कि मुख्यतः जैसे आप लोग इस प्रेजेंटेशन के थ्रू देख सकते हैं कि रियल टाइम PCR टेस्ट इज एक्चुअली द गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रंटलाइन टेस्ट फॉर कोविड-19।
ये पॉइंट इसलिए बताना जरूरी समझता हूँ कि हम सबको डिफरेंस पता होना चाहिए कि रियल टाइम पीसीआर टेस्ट वर्सेस एंटीबॉडी टेस्ट के क्या क्या रोल और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि रियल टाइम पीसीआर टेस्ट को ही हम कंफर्मेशन टेस्ट के रूप में मानते हैं। जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है वह इस टेस्ट को रिप्लेस नहीं करता, और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का प्राइमरी पर्पज़ है कि वो प्रिवलेंस ऑफ डिजीज़ इन ए पर्टिकुलर एरिया के बारे में दर्शाता है। और इसकी यूटिलिटी, जैसे कि इससे पहले भी अवगत किया गया है कि एंटीबॉडीज़ बनने में करीब मिनिमम 7 दिन लग सकते हैं बॉडी में, तो इसकी यूटिलिटी अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड है तो 7 दिन के बाद ही उसके सिम्टम्स आ सकते हैं, तो उसके बाद ही इसकी कोई हमें क्लैरिटी या कोई आउटपुट मिलता है। साथ ही रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट का पर्पज़ कंफर्मेटरी टेस्ट रूप में ना होते हुए एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ और सर्वेलेंस पर्पजेज़ के लिए किया जाता है। इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को भी जब किया जाए तो प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के तहत किया जाए, और साथ ही हमने ये बताया कि इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को हॉटस्पॉट में यूज़ करना है। इन केस किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी स्टेट में अगर कोई एरिया हॉटस्पॉट के रूप में डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने एडवाइस दी है कि वहाँ पर भी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट या तो हॉटस्पॉट का जो इमर्ज हो रहा है उसके एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाए, या एज ए सर्वेलेंस टूल यूज़ किया जाए एपिडेमियोलॉजिकल पर्पजेज़ के लिए, ताकि आइडेंटिफाई किया जाए उन एरिया में जहाँ केसेस नहीं आए हैं। इसके साथ ही एक बहुत मुख्य इशू यह है कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट वो सर्वेलेंस पर्पस से और एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस से जो डेटा हमारे सामने प्रस्तुत करता है, उसके तहत अगर हमारे को कोई पॉजिटिव केस मिले तो उससे रिलेटेड हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और फॉलोअप के लिए ज़रूरी है कि वह टेस्ट की डिटेल भी ऑनलाइन पद्धति से स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और साथ ही नेशनल लेवल पर पहुँचे, जिसके तहत हमने आदेश ये दिए हैं कि जो भी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करें वह भी covid19cc.nic.in/ICMR इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करके उसके बाद ही इन टेस्ट का इस्तेमाल करें, ताकि इसके द्वारा मिली हुई इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल कर सकें। साथ ही देश की टेस्टिंग स्ट्रैटेजी में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। इसमें जो बताया गया है कि चाहे वो पीसीआर टेस्ट हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ केयर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, इनको किस किस लोगों के ऊपर करना है। इसमें मुख्यतः सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो, एसिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स जो कोई लैब कंफर्म केस के सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हो उनका टेस्ट होना चाहिए। इसी तरह कोई हेल्थ केयर वर्कर जो सिम्टोमेटिक हो उसका टेस्ट होना चाहिए। साथ ही कोई सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस से अगर कोई पेशेंट हो जो किसी फैसिलिटी में जाता है, उसको अगर कोई फीवर, कफ या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। और एसिम्टोमेटिक यानी कि जिसके कोई सिम्टम नहीं है उसका तब टेस्ट करना चाहिए जबकि या तो वो किसी हाई रिस्क कन्फर्म्ड केस का डायरेक्ट कांटेक्ट हो, और उसकी भी टेस्टिंग तब करनी चाहिए 5वें दिन और 14वें दिन जब वो कांटेक्ट में आया हो, ताकि उसके बेसिस पे हम क्लैरिटी ले सकें कि अगर कोई कंफर्मेटरी टेस्ट है नहीं है। इसके साथ ही अगर एक एल्गोरिथम के रूप में हम देखें कि एडिशनल अगर कोई हॉटस्पॉट एरिया में हम कोई टेस्टिंग करते हैं तो हमारा प्रयत्न ये होगा कि हॉटस्पॉट एरिया में भी जो किसी की अगर फीवर, कोल्ड और कफ के सिम्टम्स हों, तो अगर 7 दिन से पहले अगर उस आदमी को ऐसे सिम्टम हों तो हम RT-PCR टेस्ट के द्वारा उसको आइडेंटिफाई करें। अगर पॉजिटिव है तो उसे कंफर्म केस मानकर एक्शन प्लान के तहत कार्य करें, नेगेटिव है तो भी उसे ससेप्टेबल मान के हम उसको मॉनिटर करें। इसी के साथ ही अगर कोई केस जिसको ये सिम्टम है फीवर, कफ और कोल्ड के, तो अगर उसको 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इन सिम्टम्स के साथ, तब हम उस केस में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो पॉजिटिव आए तो उसको क्वारंटाइन रखें और साथ में उससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य शुरू करें। इसके साथ ही अगर वो नेगेटिव आए तो क्योंकि इससे 100% कन्फर्मेशन उस टाइम तक नहीं मिला, तो वो भी इसको 14 दिन यानी कि 7+7 उस दिनों तक मॉनिटर करें। और अगर कोई क्लिनिकल सस्पिशन हो, क्लिनिशियन के लेवल पर एनालिसिस करके ज़रूरत पड़े तो PCR टेस्ट भी करें। साथ ही जैसे हमने कल डिस्कस किया था, आज जो भी हमारे रिजल्ट आ रहे हैं उनके पीछे मुख्यतः फील्ड लेवल पर जो हमारे कोविड के जो योद्धा हैं, कोविड के जो कंसर्न एम्प्लॉयज़ हैं जो मिलके काम कर रहे हैं, उसी का रिज़ल्ट हम लोग देख पा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने आगरा और दिल्ली और एम्स वगैरह के बारे में बात की थी कि कैसे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कैसे केरला का एक ज़िला कासरगोड में इस तरीके से कंटिन्यूड एफर्ट करते हुए जो हमारी क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको इस्तेमाल करते हुए कैसे अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके तहत अगर आप देखें तो
इस जिले में 168 टोटल पॉजिटिव केसेस आए, जिसमें से 113 केस 113 केस ऑलरेडी क्योर हो चुके हैं। और सबसे पॉजिटिव बात है, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर फोकस करते हुए जिले में एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। आज 55 एक्टिव केसेस है जिनको भी प्रॉपरली क्लिनिकली मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ इसके क्या चैलेंजेस थे जिले के, तो वहाँ पर अब्रॉड पॉपुलेशन अराउंड 15.38% थी। थर्ड केस जो इंडिया में रिपोर्ट हुआ उसकी चाइना से ट्रैवल हिस्ट्री थी, उसको जिले में कंटेन किया गया, मॉनिटर किया गया। सेकेंड वेव जब 16 मार्च से वेस्ट एशिया से जो इस जिले के रहने वाले लोग लौटे, तो उसकी वजह से सडन स्पर्ट इन केसेस वहाँ पर नोट किया गया। काफ़ी चैलेंजेस थे। चैलेंजेस के रूप में देखें तो एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट था, स्टेट कैपिटल से दूर था, जोग्राफिकली डिस्टेंट था मेजर टाउन से। साथ में इतने सारे लोग एन मास जब लौटे विदेशों से जो एक्सपैट्रिएट, तो वो किसी एयरपोर्ट पर आए, किसी एयरपोर्ट से डिफरेंट मेथोडोलॉजी से ट्रैवल करके रेल से रोड से वो ज़िले में पहुँचे, तो उससे संबंधित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उन सब केसेस में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। इसके साथ ही अगर हम देखें कि क्या स्ट्रैटेजिक अप्रोच ज़िले ने ली, तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक सीनियर ऑफिसर को वहाँ पर स्पेशल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया, ताकि वो जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जिले के जितने भी विभिन्न अंग हैं उनको कोऑर्डिनेट करके उनके साथ काम कर सके। उन्होंने लैब के ऊपर फोकस किया, उन्होंने हॉस्पिटल बनाने पर फोकस किया, और उसके रूप में देखें तो जैसे कि हमारा क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है, तो उन्होंने उससे संबंधित इंसिडेंट कमांडर्स बनाए, होम क्वारंटाइन किया उन लोगों को जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। साथ ही एक सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर एक आईसी कैंपेन जिले में लॉन्च की गई, जिसको ब्रेक द चेन नाम दिया गया। सारे जितने भी हमारे क्लस्टर के रेड कलर में जो हमने कंटेनमेंट जोन बनाई उनको आइडेंटिफाई किया गया। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया टेक्नोलॉजी के रूप में, 7 ड्रोन को एम्प्लॉय करके सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया गया। और जितने भी होम क्वारंटाइन के केसेस थे उनको जियो स्पेशल मेथोडोलॉजी की तरह से ट्रैक कर दिया गया, ताकि लोग होम क्वारंटाइन को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को करते हुए इसेंशियल कमोडिटीज़ की किसी भी तरह से कमी ना हो, उसके ऊपर भी जिला लेवल पर फोकस किया गया। इसके साथ ही अगर आप देखें तो जितने हमारे पॉजिटिव केसेस आए उससे संबंधित 17,373 जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है उनको ट्रेस किया गया, उनको क्वारंटाइन किया गया। डेली सैंपल्स पर फोकस किया गया, टेस्टिंग लैब स्टार्ट की गई, कोविड केयर सेंटर बनाए गए जिसमें 709 बेड थे, और साथ ही जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट थे उनको आइसोलेशन सेंटर्स में ले जाकर उनको प्रॉपर्ली मॉनिटर किया गया। एक हॉस्पिटल को 200 बेड के हॉस्पिटल को वहाँ पर हमने ऑपरेशनलाइज किया 4 दिन के अंदर, और एक आईसीयू फैसिलिटी भी बनाई। और साथ में हाउस होल्ड सर्वे के लिए जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, आशाज हैं और हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं, उनके द्वारा हाउस टू हाउस सर्वे किया गया। एक केयर फॉर कासरगोड इनिशिएटिव के नाम पर सोशल वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़, उसमें कोई दिक्कत ना हो उसके ऊपर भी कार्य किया गया। फ्री फूड किट्स प्रोवाइड की गई पुअर और माइग्रेंट वर्कर्स को। ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग और प्राइस राइज को मॉनिटर किया गया। साथ में शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन्स के द्वारा वहाँ पर इंश्योर किया गया जो पुअर और डेस्टिट्यूट हैं उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही हेल्थ चेकअप किया गया जितने भी माइग्रेंट और डेस्टिट्यूट से ऑल्टरनेट डे, ताकि उनकी हेल्थ को भी मॉनिटर किया जा सके। जो मेजर एफर्ट रहा वह यह रहा कि जो भी प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं या हाई रिस्क केसेस हैं, जैसे कि 60 साल एंड अबव, उनको स्ट्रेट अवे क्वारंटाइन करके आइसोलेशन सेंटर्स में ले जाया गया, ताकि उनको इफेक्टिव मॉनिटर किया जा सके। 100% हाउस होल्ड सर्वे किए गए ताकि समटाइम्स मॉनिटर किए जा सकें। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक बहुत मेजर इंटरवेंशन रहा, और साथ में इफेक्टिव अवेयरनेस कैंपेन जो भी कार्य किया गया वह कम्युनिटी को मिलाकर, कम्युनिटी को जोड़कर किया गया। और मैं आप लोगों को आखिर में यही बताना चाहूँगा कि वी रियली गॉट टू नो, वी गॉट वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स कि जब लोग ट्रीटमेंट के बाद, क्योर होने के बाद वो अपने घर लौटे। मैं आप लोगों से अंत में यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये एक हमारी कंटिन्यूड बैटल है, इसमें हम सब लोगों को मिलकर काम करना है, सब लोगों को सपोर्ट करना है। यह समस्त सरकार, संपूर्ण समाज, सब लोगों को मिलकर करने वाला एक उद्यम है, जिसमें हमें कोई भी आदमी, किसी का भी ऐसा ना हो कि हमें सपोर्ट ना मिले, हमें सबका सपोर्ट मिले, और हम इस बैटल में जीत के इस देश की तरफ से एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल दुनिया के सामने रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। ICMR के लिए क्वेश्चन है, ऑनलाइन क्वेश्चन। What is the demonstration study that ICMR is doing for HCQ? Is it a randomized controlled trial? If not, what is the design? ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की स्टडी है,
ये ऑब्जर्वेशनल यानी कोहर्ट है, ये कोई ट्रायल तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ट्रायल करने के लिए जो बेस चाहिए वो उतना एविडेंस बेस हम ले नहीं पा रहे हैं। इसमें तकरीबन 480 पेशेंट्स एनरोल होंगे, ये 8 हफ्ता चलेगी। ऐसे अंदाज़ है कि वो शायद उसको 2 महीने का 2.5 महीने का टाइम तो लगेगा ही। और एक हमको समझना चाहिए, ये लॉकडाउन का पीरियड है, वो काम करना भी उतना ही हमारे लिए कठिन जा सकता है। ये करते वक्त हमने ये समझ के दूसरी एक स्टडी लॉन्च की कि जिसमें जो लोग, जब पता चला हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक स्टडी होने वाला है, तो कुछ लोगों ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेना शुरू कर दिया। तो उनमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसका भी पता करने के लिए एक स्टडी लॉन्च की गई। वो जो स्टडी है, इसमें ये पता चलता है कि एवरेज एज वो लोगों का 35 साल था, और ये 35 साल की उम्र वाले जो लोग हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कोई लक्षण दिखाई दिया तो वो था एब्डोमिनल पेन, जो उन्होंने रिपोर्ट किया है। 10% लोगों को एब्डोमिनल पेन हुआ, तकरीबन 6% लोगों को नौशिया यानी उल्टी होने का महसूस हुआ उनको। बाकी जो थे वो कम प्रोपोर्शन में मिले, जैसे कुछ लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, वो तकरीबन 1.3% लोग थे। इसमें एक चीज़ उभर के आ रही है कि ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उनमें से तकरीबन 22% जो वर्कर्स थे, उनको या तो डायबिटीज़ था, ब्लड प्रेशर था, या कोई कोरोनरी वैस्कुलर डिसीज़ वाली कोई बीमारी थी, या रेस्पिरेटरी इलनेसेस थे। शायद उसके डर से वो लोगों ने शुरू किया होगा। सबसे जो हमको एक नज़र जो आया, जिसके बारे में सब लोगों ने सोचना चाहिए, कि हेल्थ केयर वर्कर्स रहते हुए भी तकरीबन 14% लोगों ने खुद का ECG भी निकाला नहीं था। तो ये एक किस्म की स्टडी, ये भी ऑनगोइंग है। एम्स में दोनों क्लोरोक्विन के स्टडीज़ हो रहे हैं, जिसमें प्रोफिलैक्टिक भी वो देख रहे हैं और थेराप्यूटिक इम्पैक्ट भी देखने की वो कोशिश हो रही है। सब में एक समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के तौर पे डर के मारे हेल्थ केयर वर्कर्स कई साइट पे सारे के सारे ये दवा लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ साइट्स ऐसे हैं जहां दवा लेने की फ्रीक्वेंसी कम है, और उसका असर स्टडी डिज़ाइन पे होता है। हम लोगों को स्टडी करने के लिए दोनों होमोजेनियस पॉपुलेशन वहाँ जो मिलना है, वो हमको मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। स्नेहा, CNN न्यूज़। I'm Sneha from CNN. My question, one to Dr. Ganga Khetkar and the second one to Mr. Love Agarwal. Dr. Ganga Khetkar, to you first. Can you tell us what's really happening as far as Remdesivir is concerned? Is there any possibility of any sort of a trial or any observational study in India, if at all we end up producing this domestically? And to Mr. Agarwal, I want to ask you, there are several hospitals in the country, I know of 2 at least in Delhi, who are pool testing normal people, normal patients coming in for other things to a hospital, who are non-COVID-19 patients. Is that something that is permitted? Is that something that is allowed? Gangaram is doing it, Max Hospital is doing it. ये रेमडेसिविर जो है, ये दवा, ये वायरस जो बच्चे पैदा करता है, उस वक्त एक RDRP करके उसको एंजाइम लगता है, जीन है, वो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उसके ऊपर असर करता है। इसकी वजह से ऐसे लगा कि वो इबोला में काम जितना करता है वो शायद इधर भी काम करेगा, इसलिए स्टडीज़ हुए। जो स्टडीज़ अभी पब्लिश्ड हैं वो ट्रायल के नहीं हैं। उन्होंने जो कंपैशनेट यूज़ पे लोगों को दिया, उसका पूरा डेटा इकट्ठा करके उन्होंने, उनका ये निर्णय उनको दिखा कि 68% लोगों में ऑक्सीजन डिमांड ये कम हो जाती है। लेकिन गिलियड साइंस जो वो कंपनी है जो रेमडेसिविर तैयार करती है, उसने 5,500 पेशेंट के ऊपर एक ट्रायल शुरू की है,
जिसमें वो दवा 5 दिन वर्सेस 10 दिन ऐसे डोज का कंपैरिजन हो रहा है। उनका कहना है कि ये दवा शायद काम करती है, लेकिन इसका अभी भी इंटरिम एनालिसिस जो होता है आधी ट्रायल होने के बाद में, उसका भी वो इंटरिम एनालिसिस का डेटा अभी बाहर नहीं है। लेकिन कंपनी वाले बोलते हैं कि शायद इससे फ़ायदा होगा, ऐसे दिखाई देता है, और वो 5 दिन की दवा ही अच्छी दिखेगी ऐसे समझता है। अब इस हालत में कि रेमडेसिविर एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, वो गिलियड का है, उसका अभी तक असर दिखा नहीं है, यानी बाहर पब्लिश जो डेटा है उस पर रिलायबल है क्या ये हमको समझेगा नहीं। लेकिन समझ लीजिए कभी ये अच्छा है करके 1-2 हफ्ते में हमको पता चला तो हमारे पास 2 उपाय होते हैं। ये पैंडेमिक है, पैंडेमिक रहने की वजह से वो कंपनी पे भी थोड़ा प्रेशर आएगा कि ये पेटेंट पूलिंग में चले जाए। पेटेंट पूलिंग यानी आपने देखा होगा HIV के काफ़ी सारे ड्रग्स, इसका पेटेंट पूलिंग हुआ, वो कुछ रॉयल्टी चार्ज करते हैं दूसरे जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स को, और वो दवा बेचने की उनको परमिशन दिया करते हैं। उस ढंग से काम होगा नहीं। हमारे यहाँ अगर वो दवा कहीं से मिलना शुरू हो जाए तो हम भी वो दवा की ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन जैसे पहले मैंने 2 बार बोल चुका हूँ कि सॉलिडारिटी ट्रायल में एक आम रेमडेसिविर का भी है जिसमें हम लोग शरीक हो रहे हैं। मिस्टर ब्रह्म प्रकाश दुबे। सर, जी न्यूज़ से ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ। मेरा सवाल लवा अग्रवाल जी से है। पहला ये सर कि मैं इसमें क्लियरिटी चाहता हूँ कि जो पीपी किट्स बनाई जा रही हैं देश में, कई लोग अगर घर पे बनाते हैं कमर्शियली तौर पे, तो क्या इसके लिए क्या पैमाना होता है, क्या अनुमति लेनी होती है, और क्या इस तरह की किट, जैसे सपोज कोई पॉलीथीन की पीपी किट बना रहा है तो या कवरऑल बना रहा है, तो क्या ये सेफ है? इस पर क्या सर क्लियरिटी है, और क्या 20 तारीख से ग्रीन जोन वाले जिले नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे? सर, पीपी किट्स के बारे में जो कि क्लिनिकल सेटअप में यूज़ की जाती हैं उसके क्लियरली डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, उसके प्रॉपर टेस्टिंग पैरामीटर्स होते हैं। उसमें जो मुख्य इशू होता है कि ब्लड या ब्लड का कोई यूनिट उसमें स्पिल ना करे, उसके थ्रू पास ना हो। इसी तरीके से उसकी स्टिचिंग इस तरीके से हो कि उसके स्टिचिंग वाले एरिया से भी कोई चीज़ अंदर ना जा सके। आई थिंक जिस टाइप की पीपीज़ की आप बात कर रहे हैं वो लोकल पार्लेंस में लोग, क्योंकि पीपीज़ जो हम मेडिकल क्लिनिकल यूज़ के लिए करते हैं उसके लिए ये पैरामीटर्स फॉलो होने के बाद ही वो हॉस्पिटल सेटअप में यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि जैसे कोई सैनिटेशन वर्कर हैं या कोई और डिफरेंट लेवल पर जो वर्कर हैं, उसमें भी इन लोकल पार्लेंस वर्ड पीपीई यूज़ होता है, लेकिन वो ये पीपी नहीं है। तो जिस पीपी की हम बात कर रहे हैं वो क्लिनिकल सेटिंग वाले पीपीज हैं। सर, एक होम मिनिस्ट्री को मेरा सवाल है कि गृह मंत्रालय ने सारे राज्यों को रोहिंगाज को लेकर पत्र लिखा है जो तबलीगी जमात में शामिल हुए थे और गायब हो गए हैं। उनको लेकर क्या स्थिति है? कितने लगभग राज्यों में रोहिंगाज ऐसे हैं जो गायब हुए हैं, उनकी संख्या क्या है? और एक थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन, जो आप 20 तारीख से प्लम्बर और कई लोगों को अनुमति दे रहे हैं आप लोग काम करने की, तो उनको क्या उनसे जुड़े जो सामान लेने वाली दुकानें हैं वो भी क्या खुली रहेंगी? प्लम्बर या मैकेनिक जो छोटे छोटे वर्कर हैं। दुबे जी, 2 चीज़ें मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे। रोहिंग्या के इशू के साथ जो भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, आई थिंक जानकारी अगर देनी होगी तो गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्टीकरण आ जाएगा। और जहाँ तक 20 तारीख की बात है, कल ये क्वेश्चन और भी आया है ऑनलाइन पे, हम इसको कल 19 तारीख है, इसको क्लियर कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, नीलू रंजन प्लीज। सर, ये टोटल नंबर जो तबलीगी जमात के जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनका बता दीजिए। और दूसरा सवाल ये है गृह मंत्रालय से कि आखिर उनको ढूंढने में पुलिस विफल क्यों हो रही है, और ख़ासतौर पे दिल्ली की पुलिस जो गृह मंत्रालय के अधीन है वो साद को अभी तक नहीं ढूंढ पाई। उनको क्वारंटाइन करना कितना ज़रूरी है सब जानते हैं, आप डेली बोलते हैं क्वारंटाइन होना चाहिए, और तबलीगों को ढूंढने में पुलिस बिल्कुल विफल हो रही है। सर, मैंने इससे पहले आपको नंबर बताया था, 4291 केसेस लिंक विद द इवेंट आर नोटेड। पहले भी आपको मुद्दे पे जानकारी दे दी गई है कि कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, चाहे वे स्थानीय कोविड अफेक्टेड लोग थे या उनके संपर्क में आए लोग थे। करीब 40,000 ऐसे लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया था। और जैसा धतवालिया जी ने बताया, बाकी डिटेल्स जो लॉकडाउन से संबंधित है वो आपके साथ कल डिटेल में शेयर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।